am back with my video Pastoralists in the Modern World, and over here we are continuing it. इससे पहले मैं इसी चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं और इस चैप्टर की कॉन्टिन्यूटी के साथ आप उसको मैच कर सकते हैं. आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और आपको समझ में भी आता है. यू कैन ऑलवेज कमेंट इन माई चैट बॉक्स एंड आई विश दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप उसका अच्छे से लाभ उठा सकें. तो यहाँ पे हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बता रहे हैं ग्रेजिंग टैक्स क्या था. ग्रेजिंग टैक्स क्या होता है? जब आप अपने जानवरों को जंगल में ले जाते हैं तो वहाँ पे आपके जानवरों के जितने नंबर आप लेके जा रहे हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगता था. अब व्हाट वाज दिस टैक्स? दैट टैक्स वाज कॉल्ड ग्रेजिंग टैक्स. अब ये लगाया किसने था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव ऑलवेज इट वाज टू कलेक्ट द टैक्स. जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. द कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज्ड ग्रेजिंग टैक्स ऑन द pastoralists which was frequently hiked. वो वाली जगह जहाँ पे ज़्यादा उनको pastoralists को हाइक मिलती थी और वो वहाँ पे एक टैक्स लगाते थे जिसको हम ग्रेजिंग टैक्स कहते थे. This was called grazing tax. Collection of grazing tax was given on auction to the contractors. Auction. पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि ऑक्शन क्या होती है. बोली लगाने को ऑक्शन कहते हैं. जब हम किसी चीज़ के लिए बिडिंग करते हैं कि ये वाली चीज़ मुझे इतने में मिल रही है, दूसरा पर्सन कहता है मैं इतने में ले लूँगा, तीसरा कहता है मैं इतने में. दैट वाज कॉल्ड ऑक्शनिंग. तो ऑक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन करती थी जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर्स को एनहांस द रेवेन्यू. एनहांस द रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू को इकट्ठा करना, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके उसके जितने भी उसमें से रेवेन्यू निकलता है उसको अपने पास जमा करना, जो उनका मेन मोटिव था. तो इसीलिए उन्होंने ये हाईएस्ट ऑक्शनर को उसको दी और इसको कलेक्ट किया. समटाइम द ब्रिटिशर्स आल्सो इन्वॉल्व्ड इन कलेक्टिंग दिस टैक्स बाय इशूइंग इंडिविजुअल पास. मैंने इस वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, पास. एक स्पेशल पास दिया जाता था उन लोगों को जो इस चीज को कलेक्ट करते थे. कलेक्ट करने से ताकि डायरेक्टली बारी बारी ऑक्शंस की बजाय क्या है कि ये पर्सन बेस्ट ऑक्टर है और इसी को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए. इस तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया था. दे ऑलवेज दे नेवर वांटेड कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया जाए कि बारी बारी इसकी ऑक्शन कराएं फिर जो भी हाईएस्ट बिडर आए उसको दो. तो पहले से ही वो एक पास इशू कर देते थे कि इस पर्सन को इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स किसी चीज का ठेका देना, कि इस ग्रेजिंग टैक्स को कलेक्ट करना है तो उसका ठेका देना. टू द पेस्टलिस्ट फॉर द गेटिंग मोर इनकम. ज्यादा इनकम लेने के लिए. एक पिक्चर मैंने यहाँ बनाई है. पेस्टलिस्ट जिसको कहते हैं, पेस्टलिस्ट फार्म्स इस तरह के होते हैं. ग्रेजिंग लैंड ये ओपन लैंड होती है, ये कॉमन लैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी पर्सन अपने जो जानवर है वो चरा सकता है. दीज आर कॉल्ड, अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो इसको शामलाट भी कहते हैं. द प्लेस दैट इज ओपन फॉर ऑल द पीपल वेयर दे कैन ग्रेज देयर एनिमल्स. तो जितनी ज्यादा पास्चर लैंड होगी उतना ही एनिमल्स को ग्रेज किया जा सकता है. इतने बड़े पास्चर में तो ये भी नहीं होता कि थोड़े से लैंड में पास्चरिंग होगी तो माइट बी द एनिमल्स हैव ईटन वे द ग्रास, देन द रूट्स एंड द लैंड कम्स टू द कंडीशन ऑफ अनबैरन लैंड. वो बंजर बन जाती है जिससे कि वो नहीं होता. Going to the next slide over here we see impact of colonial policies. अब ये जो colonial policies बनाई गई जैसे ऑक्शंस कराना, पास देना, ग्रेजिंग टैक्स करना, फॉरेस्ट एक्ट करना, जो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस भी किए हैं, उसमें उसने कहा कि सीवियर शॉर्टेज ऑफ पास्चर, इतने ज़्यादा ऑक्शंस होने लग गई और लोगों को उसके लिए पास्चर, अब जो पास्चर्स था वो जितने जानवर वहाँ चरते थे उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करता था.
वो तभी उस पैसे को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। तो इसीलिए उसने कहा कि शॉर्टेज होगी पास्चर्स की। जब लोगों को, अब किसी के पास 4 जानवर है तो वो 4 जानवर पे टैक्स दे रहा है, किसी के पास 10 है तो वो 10 एनिमल्स पे टैक्स दे रहा है। तो जितने ज्यादा जानवर होते थे उतना टैक्स देना पड़ता था। तो दैट मीन्स इनकम तो उतनी है नहीं, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, अपने एनिमल्स में शॉर्टेज कर दी, कट शॉर्ट कर दी। दे डिड नॉट गिव दिस, द ग्रोथ वाज नॉट कंटिन्यूअस। intensive overgrazing of the same pasture land reduced the quality of the pasture. अगर एक जगह पे बारी बारी पास्चरिंग करी जाएगी, बारी बारी ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर एनिमल्स चरते जाएंगे, तो उसकी जो नेचुरली जो क्वालिटी ऑफ पास्चर है वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। स्केर्सिटी ऑफ फोडर, फोडर किसको कहते हैं, एनिमल्स के फूड को। लेट द इल हेल्थ, डिजीज एंड डेथ ऑफ द कैटल फॉक। इसकी वजह से जानवर इल हेल्थ हुए, उनकी सेहत खराब हुई, डिजीज बीमारियां लगी, डेथ मर भी गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैटल फोक में बहुत सारी कमी आ गई। दैट वाज द रीजन। रिडक्शन इन नंबर ऑफ कैटल, अब उनके जानवर कम हो रहे थे, कुछ तो इल हेल्थ की वजह से, डिजीज की वजह से, डेथ की वजह से, प्लस टैक्स की वजह से, जो इतना सारा वो टैक्स उसके ऊपर लगा रहे थे। उसने कहा कि कैटल में मूवमेंट और उस चीजों में चेंज आनी शुरू होगी। कैटल मूवमेंट टू न्यू एरियाज, वो और नए एरियाज में, डीपर जंगल में, हायर हिल साइड्स में, या कहीं जहां पे गवर्नमेंट पास्चरिंग नहीं करवाती थी वहां तक जाने शुरू हो गए। तो इस तरह से द मूवमेंट में बहुत सारी चेंज आई। एडॉप्शन ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड एंडेंजरमेंट इन engagements in other professions. Adoption of settled life and engagement in other professions. Engagement का मतलब दूसरे occupations में चले जाना। जो उनका बेसिक ऑक्यूपेशन था एज अ एनिमल हर्डर्स, उसको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि हाईवे टैक्सेस और सब चीजों की वजह से, तो वो दूसरे प्रोफेशंस में जाने लग गए, जिससे कि उनका जो लाइफ थी, लाइफस्टाइल जो वो पहले जी रहे थे, वो टोटली चेंज होना शुरू हो गया। ट्रेड एंड इवन लेबर वर्क, किस ऑक्यूपेशंस को उन्होंने अडॉप्ट किया, ट्रेड, व्यापार को। थोड़ी बहुत चीजें जो उनके पास थी वो तो पहले ही ट्रेड करते ही थे, एनिमल की स्किन, प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल जैसे मिल्क, मीट, चीज, कर्ड, जो सब चीजें एनिमल्स के मिल्क से बनती हैं वो तो ट्रेड करते ही थे। इवन उसकी स्किन भी करते थे जब वो डेड हो जाते थे। तो उसको लेते हुए उन्होंने इसके साथ एक और काम शुरू कर दिया, लेबर वर्क, एक्सेस ऑफ टैक्सेस की वजह से। और ये है इम्पैक्ट, ये उसका असर, इम्पैक्ट मीन्स असर, ये असर हुआ पैस्टोरलिस्ट में। आई होप कि यहां तक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे इसका पोर्शन है, कि अफ्रीका में इन कॉलोनियल इफेक्ट्स का क्या असर पड़ा और वहां पे कॉलोनियल लॉज का कैसा इम्पैक्ट था जो अफ्रीकन कम्युनिटी पे हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।